Hello and welcome to our class. Today we will start a new session for CGPSC Prelims 2020. CGPSC Prelims 2020 के लिए हम एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं जिसमें हम जनरल स्टडीज़ को MCQ के थ्रू डिस्कस करेंगे। जो सेट 1 है जिसको हम टोटल हिंदी में थ्रू आउट हिंदी में ही डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो आपको बेस्ट जो क्वेश्चन होंगे वो प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा हो उसकी तैयारी बेहतर हो सके। सबसे पहला प्रश्न चालू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? ऑप्शन है आपके पास सिकंदर, अरब, ग्रीक या ईरानी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ए सिकंदर। सिकंदर भारत के उत्तर जो पश्चिम जो क्षेत्र है वहाँ पर इसने आक्रमण किया था 323 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, ईसा पूर्व मतलब ईसवी के पहले। ठीक है, तो 0 से 300 साल पहले की बात है जब इसने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया था। उस समय भारत का जो शासक था उसका नाम था घनानंद, जो नंद वंश का एक राजा था, जिसको पदच्युत करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता ली थी। ठीक है, तो ये जो सिकंदर है इसने सबसे पहले जो है यूरोप को भारत से कनेक्ट किया था। सिकंदर का जो वास्तविक नाम है वो अलेक्जेंडर थर्ड था, अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कह करके संबोधित किया जाता है। ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई, जिसकी परिणति जो है सिकंदर के आक्रमण में हुई। भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी आक्रमण था और पहला यूरोपीय आक्रमण था। ठीक है, इसलिए जो आंसर है हमारा इसमें ए जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो जो शक संवत है ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें, ए है 78 ईस्वी, 80 ईस्वी, 30 ईस्वी या 639 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ए 78 ईस्वी में जो है लगभग इसकी शुरुआत हुई थी। शक संवत भारत का जो है प्राचीनतम संवत है, ये 78 ईस्वी से आरंभ होता है। शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। ठीक है, इसका आरंभ यूं तो ईसा से लगभग 78 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन इसका अस्पष्ट स्वरूप ईसा के 500 साल पहले से ही मिलने लगा था। वराह मिहिर ने इसे शक काल और कहीं कहीं शक भूप काल भी कहा है। शुरुआती कालखंड में लगभग समस्त ज्योतिषी गणना जो है या ज्योतिषी जो ग्रंथ हैं इनमें शक संवत का प्रयोग होता था। शक संवत के बारे में धारणा यह है कि उज्जैन के सम्राट चेष्टन के अथक प्रयास से इसका आरंभ हुआ था, परंतु इसके मूल में यदि हम देखें तो कनिष्क की जो भूमिका है, जो कुषाण वंश का शासक था, उसकी भूमिका जो है बड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो ये जो शक संवत है ये 78 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये आप देखेंगे यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो जो शक संवत की शुरुआत यदि आपसे पूछे तो ये 78 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये इसको मेनली ज़्यादातर एग्जाम में जो आंसर लिया जाता है वो कनिष्क इसमें लिया जाता है। ठीक है, इसके मूल में जो है कनिष्क की बड़ी भूमिका मानी जाती है। परंतु ये जो डिटेल जानकारी आपको प्रोवाइड करने का उद्देश्य ये है कि अगर इनमें से कहीं और कोई यदि आपके ऑप्शन में आ जाए जैसे कि चेस्टन, तो इस प्रकार से आप इसको भी आंसर ले सकते हैं। ठीक है, शक संवत को शालिवाहन भी कहा जाता है। शक संवत के शालिवाहन का नाम उल्लेख जो है 13वीं से 14वीं शताब्दी के जो शिलालेख हैं उनमें भी मिलता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि 78 ईसा पूर्व में इसका जो है शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी, 320 ईस्वी, 398 या 400। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी है 320 ईस्वी में जो है गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब इसका शुरुआत किसने किया था? तो चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी के मध्य में आरंभ किया था। कदाचित इसी तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने जिसका शासन जो है पहले मगध के कुछ भाग में था सीमित, फिर अपने राज्य का विस्तार इसने प्रयागराज तक के किया था। इसी ने जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये चंद्रगुप्त ने इस वंश ये जो गुप्त संवत है उसका आरंभ किया था और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और इसने पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाई थी।
नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, ह्वेनसॉन्ग जो है भारत कब आया था? ठीक है, ह्वेनसॉन्ग या इसको कभी कहीं युआन च्वांग भी कहते हैं। ठीक है, तो कई इसके अलग अलग नाम हैं, तो आपको जो एक नाम याद रखना है वो है ह्वेनसॉन्ग। ठीक है, तो ये कब आया था भारत? ये चीनी यात्री था। ऑप्शन है 380 से 413 ईस्वी, 413 से 418, 629 से 645 और 712 से 713 ईस्वी। तो ये आया था 629 से 645 ईस्वी के मध्य जो है ये भारत आया था। ठीक है, और ये भारत में अध्ययन करने के पर्पज से आया था, तो ये आपको याद रखना है। ये एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। 629 से 645 के बीच में ये जो है हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, ये हर्षवर्धन वही हर्षवर्धन है जो कन्नौज जिसकी राजधानी थी। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 629 से 645 ईस्वी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? ऑप्शन है सूरत, केरल, अहमदाबाद या मलक्का। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सूरत में जो है अंग्रेजी बेड़े ने जो है पुर्तगालियों को हराया था। आइए अब देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से जो है भारत में व्यापार करने के लिए क्या लिया? अनुमति लिया। ठीक है, इसी को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेज व्यापारियों को जो है महारानी एलिजाबेथ ने एक आज्ञा पत्र दिया जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, और इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई थी। ठीक है, और उस समय पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग पहले से ही खोज लिया था। ठीक है, जब भी आप क्रम देखेंगे तो PDADF करके आप जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें P का मतलब है पुर्तगाली, फिर D से डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी। इस प्रकार से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। ठीक है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनमार्क और फ्रांसीसी। तो पहले पुर्तगाली आ गए थे, तो उसके बाद फिर अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने जो है फिर 1612 ईस्वी में सूरत के युद्ध में पुर्तगालियों को जो है हरा दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन कहता है कि भगवान और आत्मा के विभिन्न सिद्धांतों की परवाह मत करो, अच्छा करो, अच्छा बनो, यही आपको सच्चाई की राह पर लेकर के जाएगा। ऑप्शन है सांख्य दर्शन, बौद्ध धर्म का दर्शन, वेदांत का दर्शन या फिर जैन धर्म का दर्शन। इसका राइट आंसर है बी, बौद्ध धर्म का जो दर्शन है वो ये कहता है कि भगवान और आत्मा के विभिन्न सिद्धांतों की परवाह मत करो, केवल अच्छा करो और अच्छा बनो। ठीक है, यानी कि कर्मवाद पर यह फोकस कर रहा है। ठीक है, तो जैन और बौद्ध दोनों जो है कर्मवाद को मानते हैं, लेकिन जो ये स्टेटमेंट है वो ज़्यादा रिलेट कर रहा है बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला एक धर्म है, दर्शन है। इसके संस्थापक भगवान बुद्ध, जो कि शाक्य मुनि भी कहे जाते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध गौतम कुल में जन्म लेने की वजह से गौतम कहलाए। बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और इनका जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम नेपाल की तराई क्षेत्र में हुआ था। वे 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के जीवित थे। उनके गुजरने के बाद अगली 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म जो है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैल गया, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया, और अगले 2000 सालों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जम्बू महाद्वीप में भी फैल गया। आज बौद्ध धर्म में 3 मुख्य संप्रदाय हैं, थेरवाद, महायान और वज्रयान। ठीक है, थेरवाद जो है इसको हीनयान भी कहते हैं। ठीक है, हीनयान को का मतलब होता है छोटी गाड़ी, और महायान का मतलब होता है बड़ी गाड़ी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म को 35 करोड़ से अधिक लोग मानते हैं और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था बी, जिसने ये कहा है कि भगवान और आत्मा के विभिन्न सिद्धांतों की परवाह मत करो, अच्छा करो और अच्छा बनो। नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैन धर्म का मंत्र है? ऑप्शन ए है सभी पापी कृत्य जीवन भर के लिए त्यागना, बी सभी कृत्यों जीवन भर के लिए त्यागना, सभी कृत्यों को, या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए, सभी जो पापी कृत्य है उनको जीवन भर के लिए त्यागना इसका मंत्र है। ठीक है, जैन धर्म जो है अहिंसा पर जो है
बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक बल देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैन धर्म के संस्थापक जो है अगर बोले तो आप ऋषभ देव जो प्रथम उसके तीर्थंकर थे उसको लगा सकते हैं। लेकिन जो इसके मतलब जो वास्तविक संस्थापक अगर कहें, जो जैन धर्म का सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावशाली तरीके से जिन्होंने स्थापना किया तो वो थे भगवान महावीर। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा 8वां, निम्न में से किस दर्शन की खोज मक्खली पुत्र गोसाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, ऑप्शंस हैं ए चारवाक दर्शन, दूसरा है आजीवक दर्शन, बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन। इसका राइट आंसर है बी आजीवक दर्शन या आजीवक संप्रदाय। ठीक है, इसकी स्थापना किया था मक्खली पुत्र गोसाल के द्वारा। इसी आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक जब मगध साम्राज्य जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हर्यक वंश हुआ। ठीक है, और इस हर्यक वंश की स्थापना किया बिंबिसार ने। ठीक है, आप हमेशा कंफ्यूज हो सकते हैं कि बिंदुसार था कि बिंबिसार था। तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, तो इसको आप चंद्र और बिंदु करके याद कर सकते हैं ताकि आपको ये हमेशा याद रहेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया और यहाँ पर बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था जो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, तो अनुयायी और धर्म से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था, तो वो जैन धर्म को मानता था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पल्लव राजवंश की स्थापना की थी। ऑप्शन है ए सिंह विष्णु, दूसरा है बी महेंद्र वर्मन, तीसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम या महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना किया था। और कब किया था, इसका जो मतलब सिंह विष्णु का जो डेट है वो है 575 से 600 ईस्वी, मतलब ये 6वीं शताब्दी में पल्लव वंश की स्थापना किया था। और पल्लव राजवंश का जो एरिया है वो दक्षिण भारत है और इसकी जो राजधानी है वो कांची थी। तो ये मैप में आप देख सकते हैं, ये वाला जो एरिया है और ये कांचीपुरम यहाँ की राजधानी है। ठीक है, द्रविड़ शैली का जो विकास हुआ है वो पल्लव वंश के द्वारा हुआ है। द्रविड़ शैली क्या है, ये मंदिर निर्माण की एक शैली है। दो प्रकार की मुख्य शैली है, नागर शैली जो उत्तर भारत में है। ठीक है, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और तीसरी है बेसर शैली जो इन दोनों का मिश्रित रूप होता है। ठीक है, तो द्रविड़ जो शैली है उसका जो सही विकास जो हुआ है वो पल्लव राजवंश के देन है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित नेक्स्ट जो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई की तिरुकोकर्णम कोकर्णेश्वर मंदिर और पल्लवारम की 5 सेल वाले गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन या महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है बी महेंद्र वर्मन प्रथम ने तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई तिरुकोकर्णम कोकर्णेश्वर मंदिर और पल्लवारम की 5 सेल वाली गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, यही जो महेंद्र वर्मन है इसने मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी। ठीक है, मत्त विलास प्रहसन नामक जो ग्रंथ है उसकी इसने रचना किया था। तो ये भी प्रश्न पूछता है। अब हम जो है पल्लव वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। पल्लव वंश और साम्राज्य, पल्लव का क्या अर्थ होता है, एक लता होता है। ठीक है, परंतु तमिल भाषा में पल्लव से आशय है डाकू से। ठीक है, तो तमिल में इसका अर्थ होता है डाकू। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने या सिंह वर्मा ने किया था। ताम्र लेखों से ज्ञात होता है कि पल्लव वंश का प्रथम शासक सिंह वर्मन या सिंह विष्णु था। इनका साम्राज्य पेन्नार नदी से लेकर के कावेरी नदी तक के विस्तृत था। इनकी राजधानी कांची थी और इन्होंने नाग वंश के शासकों को पराजित करके कांची पर अधिकार किया था। पल्लव शासकों का सर्वाधिक विरोध जो है बादामी के चालुक्यों से था। तो बादामी के चालुक्यों से निरंतर इनका संघर्ष चलते रहता था। पल्लवों का सबसे महान शासक शिव स्कंद था। इसने अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ कराए थे। विष्णुगोप जो है पहला पल्लव शासक था जिसका नाम संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में मिलता है। इस वंश का अंतिम और महत्वपूर्ण शासक था अपराजित वर्मन। ठीक है,
तो प्रथम शासक और अंतिम शासक तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है। इसकी हत्या इसके मित्र चोल शासक आदित्य ने कर दिया था, और इस प्रकार से फिर पल्लव वंश की समाप्ति हो गई थी। दस कुमार चरित और काव्यादर्श के लेखक दंडी, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 10 कुमार चरित के लेखक कौन है। तो दंडी है, ठीक है, और काव्यादर्श भी उन्होंने लिखा है। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है, ये प्रश्न भी बनता है सेपरेट, तो किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। और तमिल महाभारत के लेखक पेरुन देवनार। आजकल सीजीपीएससी में इसी टाइप के साउथ इंडिया से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, खास करके जो ये ग्रंथ और उसके लेखक हैं, तो इसको आपको खासा फोकस में रख करके याद रखना है। तो महाभारतम जो तमिल में है, उसके लेखक पेरुन देवनार इसी समय यानी कि पल्लव काल में हुए थे, ठीक है। और इस काल की वास्तुकला की 3 शैली है, महेंद्र शैली, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली, और एक है नंदी वर्मन या अपराजित वर्मन की शैली। इन शैलियों का विकास इन्हीं के काल में हुआ था। मामल्ल शैली में 8 रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिनको सप्त पैगोड़ा भी कहते हैं। ये रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से बने हैं, मतलब यूनिट बॉडी, एक ही पत्थर से, मतलब बनाए गए पत्थरों से बने हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा रथ मंदिर है वो धर्मराज रथ है। इस पर नरसिंह वर्मा की प्रथम की भी मूर्ति यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नरसिंह वर्मन प्रथम की मूर्ति धर्मराज रथ मंदिर पर स्थित है। इनमें द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा है, और इसमें कोई भी प्रकार का अलंकरण नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। नकुल सहदेव रथ पर मूर्ति का अभाव है, ठीक है। तो ये था पल्लव वंश से संबंधित अतिरिक्त जानकारी। और इस प्रकार आज हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, और इसी प्रकार हम सेट 2 में भी ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करें, और फीडबैक के तौर पर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।